अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस के हवाले से कोई वीडियो अपलोड करें, तो सॉरी मैं मसरूफियत की वजह से नहीं बना सका। तो आज जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो यही है, हेपेटाइटिस होता क्या है और ये फैलता क्यों है और जिगर क्यों सिकुड़ जाता है और ये मर्ज क्यों फैल रहा है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, हेपेटाइटिस बी से बचाव की कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से हम हेल्थी रह सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं ये भी कवर करूंगा कि इसके जो ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हमने कब करवाने हैं, पीसीआर हेपेटाइटिस के हवाले से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कब करवाने हैं, एलएफटीज क्या होता है और एएफपी हमने कब करवाना है। तो ये बड़ी ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं बड़ी डिटेल में सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने ये बताना है कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी इनकी ये अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन मैं पहले तो हेपेटाइटिस की डिटेल बता दूंगा। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशंस कौन सी हैं, वो कौन कौन से टेस्ट होंगे, कब करवाने हैं, वो मैं आप दोस्तों को बड़ी डिटेल में आज मैंने बताना है। फिर एंड पे मैंने लीवर सिरोसिस के हवाले से बताना है कि बसा औकात मरीज़ का जो लीवर होता है वो छोटा हो जाता है, यानी कि उर्दू में बता रहा हूँ आप दोस्तों को ताकि आप डिटेल में अच्छे तरीके से समझ जाएँ। और बसा औकात जो अनलार्ज हो जाता है उनमें कौन सी अलामत होती हैं और सिरोसिस में कौन सी अलामत होती हैं, बचना हमने कैसे है, तो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में सारा कुछ कवर करूँगा। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस की जो अलामत हैं वो क्या होती हैं और हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये मरीज़ हेपेटाइटिस का शिकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं सबसे पहले इनकी आँखों के नीचे जर्दी माइल जो है ना, आँखें इनकी हो जाती हैं, पीलापन पाया जाता है आँखों के नीचे। इसके बाद नाखून उनके यानी कि पीले और येलो से होना शुरू हो जाते हैं। नाखून के बाद ये कह लें कि चेहरा, गर्दन, और जब ये मर्ज़ बढ़ता रहता है तो पूरा जिस्म जो इस मरीज़ का होता है वो पीलेपन का शिकार हो जाता है। तो ये पहली अलामत पाई जाती है हेपेटाइटिस के मरीज़ के हवाले में। इसके बाद ये होता है कि जो मरीज़ इसका पेशाब कर रहा होता है तो उसके अंदर भी पीलापन पाया जाता है और कब्ज़ की शिकायत होती है। इसके मरीज़ के अंदर ये होता है कि अमूमन वो बुखार का भी शिकार रहता है, आए दिन हल्का-हल्का बुखार रहता है, जिस्म में सुस्ती, निढाली, ये अलामत उस मरीज़ में पाई जा रही होती हैं। तो इससे भी हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि मरीज़ जो है वो यरकान की तरफ जा रहा है। सबसे पहली जो अलामत पाई जाती है वो यही है कि आँखों का पीला हो जाना, नाखून का पीला होना, चेहरे का, गर्दन का, और पूरा एंड पर जो होता है कि पूरा जिस्म जो है ना उसका पीला होना शुरू हो जाता है। तो वो पीलापन जो होता है वो बाइल्स की वजह से होता है कि लीवर जो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर रहा होता है, बाइल्स की जो मिकदार है वो बढ़ रही होती है, जिससे चेहरा, आँखें, नाखून और ये तमाम चीज़ें पीलापन का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट उसमें सिम्पटम पाई जाती है वो होती है उसमें कब्ज़ की, कि इसके मरीज़ के अंदर कब्ज़ होती है, सुस्ती, निढाली, और नब्ज़ की जो रफ़्तार होती है ना वो भी सुस्त होना शुरू हो जाती है, यानी कि जिस्म में सुस्त निढाली रहती है। तो हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं उसमें बाइल्स की मिकदार बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा होता है, लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि एचबी अगर कम हो तो उसमें पीलापन नहीं पाया जा रहा होता है। तो एचबी कम होने की अलामत और होती हैं और बाइल्स की मिकदार बढ़ने की जो अलामत हैं वो यही होती हैं जो मैंने ऊपर अभी बताई हैं आपको सारी। लेकिन इसके साथ-साथ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी मैंने अलामत अभी आपको बताई हैं कुछ देर पहले, अगर ऐसे मरीज़ का हम एलएफटी करवा लें, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसके अंदर उसका जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा वो बाइल होगा, बिलिरुबिन जिसे हम कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एएलटी, एएसटी बसा औक़ात बढ़ा हुआ होता है, लेकिन एएलटी, एएसटी उस वक़्त शूट कर रहा होता है अगर उसने कोई गर्म चीज़ें खाई हैं या कोई एलोपैथिक की मेडिसिन खा रहा है या एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो उस वक़्त एएलटी, एएसटी बढ़ा हुआ होता है। तो ये जो ब्लड टेस्ट हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को, दोस्तों को, सबको डिटेल में मैंने बताना है कि हेपेटाइटिस बी सी के हवाले से ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड कौन से हैं। और ये पहले वो जो हकीम होते थे ना, नब्ज़ चेक करते थे और खाया हुआ बता देते थे, तो वो हकीम अब जो है ना कब्र में लेटे हुए हैं। तो जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, प्रोफेसर, कर्नल लेवल के हैं, सबसे पहले वो लैब इन्वेस्टिगेशन को सामने रखते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसकी वजह, मेन रीज़न यही है कि जब तक जो मर्ज़ है डायग्नोज़ नहीं होगा ना तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाते हैं। अब बात फिर ये आ जाती है कि ये जो लैब टेस्ट हैं वो किस लेबॉर्ट्री से करवाए जाएँ। चलो मैं नाम भी बता देता हूँ। लेबॉर्ट्रीज़ में जो पाकिस्तान में बेस्ट 3 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, नंबर 1 पे आगा खान है, तो आप इनसे भी रिपोर्ट्स करवा सकते हैं, इनके रिज़ल्ट 100% होते हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आती है शौकत खानम, उनसे आप करवा लें, इनकी रिपोर्ट्स भी एक्यूरेट होती हैं। और थर्ड पे आती है चुगताई लेबॉर्ट्री।
चुगताई लेबॉर्ट्री के रेट्स तकरीबन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इन 2 लैब से थोड़ा-सा कम है। तो मैं तो बहरहाल यही मशवरा दूँगा कि अगर चुगताई लैब से करवा लें दी बेस्ट रहेगा। इनकी रिपोर्ट्स भी 100% होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जाए और ये किन चीज़ों से फैलता है, हमने इससे सेफ़ कैसे रहना है। तो नंबर 1 पे सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है वो ये आती है कि हेपेटाइटिस बी, सी के हवाले से जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं या जो जिनसे हम ब्लड ले रहे होते हैं, उनमें क्या होता है कि हम क्रॉस मैच करवा लेते हैं लेकिन वो बसा औकात नहीं करवा पाते हैं। गलती की वजह से वो होता पॉजिटिव है और लैब रिपोर्ट्स की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही होती हैं, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। अगर वो बंदा इन्फेक्टेड था तो जिस हेल्थी पर्सन को हमने वो ब्लड लगाया है तो वो बंदा भी हेपेटाइटिस बी, सी का शिकार हो जाता है। पहले नंबर पे तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ब्लेड होता है ना, नाई हज़रात जो। अब एक बंदे की उसने शेव किया या थोड़ा-सा इस्तेमाल किया है, उसने उसी ब्लेड को रीयूज़ किया है, तो जब हम उसे हेल्दी पर्सन पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी उसका इन्फेक्टेड हो जाता है, शिकार हो जाता है। तीसरे नंबर पे अब छोटी-सी बात है लेकिन काबिल गौर है, वो ये है कि घरों में हम कंघी वगैरह या कंघा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर घर के अंदर कोई जो भी यानी कि इन्फेक्टेड है उससे, हेपेटाइटिस बी से या सी से, अब वो सर में बसा औकात ज़ख्म होते हैं, वो सर में जिस वक़्त कंघा कर रहा होता है, तो उसका हल्का-सा ब्लड वहाँ लग जाता है। वही कंघा अगर हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी चांसेस हैं हेपेटाइटिस बी, सी होने के। ये बड़ी अजीब-सी एक बात है लेकिन इसमें भी रियलिटी है। नंबर 3 पे फिर ये आ जाती है बात कि जो अक्सर औकात बच्चियों के हम जो कान में सुराख करवाते हैं, वो हम चले जाते हैं किसी सुनार के पास या अक्सर लोगों ने लिख कर लगाया होता है कि कान वगैरह यहाँ से छेदे जाते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि अगर पहले वाला बंदा जो गया है, वो हेपेटाइटिस का शिकार था, तो वही सिरिंज या जो उसमें निडल होती है, वो सेकंड पर्सन पे यूज़ करते हैं, फिर थर्ड पे यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंगल यूज़ तो होता नहीं है। तो वहाँ से भी हेपेटाइटिस जो है ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है पाकिस्तान। फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा एनवायरनमेंट पाकिस्तान का ऐसा है, माहौल ऐसा है, उसमें ये है जी इधर नाम लिखवा रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ पर टैटू बनवा लेते हैं, लेकिन वो जो गन यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें भी यही सीन है कि अगर पहले वाला बंदा खुदा न खास्ता अगर वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी, सी, तो वो जो नेक्स्ट पर्सन आया है, उसको भी फिर बी, सी की बीमारी लग सकती है। तो इन चीज़ों से हमने बचना है ताकि अपनी लाइफ को सेव कर सकें। खुदारा ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। बातें छोटी-छोटी ज़रूर हैं, लेकिन इनसे हम बचकर हेपेटाइटिस की रोकथाम में यानी कि अच्छा अपना किरदार अदा कर सकते हैं। किरदार कब अदा करेंगे? जब हम लोगों में अवेयरनेस होगी। तो मेरी कोशिश ये है इंशाल्लाह जितनी भी मेरी मालूमात हैं टेस्ट के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, लेकिन इस वीडियो में मैंने मेडिसिन का ज़िक्र नहीं करना है। वो आने वाले टाइम में एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा कि हेपेटाइटिस बी, सी के हवाले से ट्रीटमेंट में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनके रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होगा। तो बात मैं अभी ये कर रहा हूँ कि ये जो मैंने बताई हैं बातें कि टैटू बनवाने से इनसे भी यानी कि फैलता है। फिर अक्सर लोग क्या करते हैं हाथ पे नाम वगैरह लिखवा लेते हैं, इस बाजू पर लिखवाया है, तो उसकी वजह से ये होता है कि गुस्ल भी नहीं हो रहा होता है। लेकिन ये चलो मामलात दीन के और हैं थोड़े से, लेकिन जितना मेरा इल्म है ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक़्त वो उसमें कलर सा भर देते हैं, तो अगर वो हिस्सा जब पानी टच उसे नहीं होगा, तो फिर गुस्ल के मसाइल का भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अवेयरनेस होगी तो हम चीज़ों से बचेंगे ना। तो इन चीज़ों से हमने बचना है। तो फिर इसके बाद बसा औकात ऐसा होता है कि हम खुदा ना ख़ास्ता ऑपरेट की ज़रूरत पड़ जाती है। बस मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जो इक्विपमेंट होते हैं उनके वो जस्ट रीयूज़ कर रहे होते हैं, स्टरलाइज़ेशन उनकी प्रॉपर्ली नहीं होती है। उसकी वजह से भी जो है ना वो एक मरीज़ से दूसरा इन्फेक्टेड हो रहा है और हेपेटाइटिस बी, सी का शिकार हो रहा है। फिर आखिर में अगर देखा जाए कुछ इलाकों का पानी जो है वो इन्फेक्टेड है, आलूदा होता है, उसमें स्मेल होती है, ज़रात पाए जाते हैं। तो पानी की वजह से भी यानी कि हेपेटाइटिस बी, सी पाकिस्तान में रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें ये चाहिए कि फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करें। अगर फ़िल्टर का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतनी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हैं कि पानी को हम गर्म करके फिर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी ज़्यादा हिफाजत रहेगी। लेकिन बेहतर ये है कि फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करें, जिसे कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हर चीज़ का मुकाबला भी कर सकते हैं, बात भी करेंगे, दीन की खिदमत भी कर सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हेपेटाइटिस बी, सी बढ़ने का, ये कह लेंगे सबसे ज़्यादा जो रीज़न्स हैं वो ये हैं, होटलिंग की वजह से होता है। हम आए दिन क्या कर रहे हैं, खाना बाज़ार से मंगवा रहे हैं, गोश्त, कढ़ाई, मुर्गन ग़िज़ाएँ। होटलिंग में असल में होता ये है कि टाइटल उनका बड़ा नीट एंड क्लीन होता है, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उनका जो बैकग्राउंड में वर्किंग हो रही होती है उसमें सफाई-सुथराई नहीं है। तो हमें होटलिंग से बचना चाहिए, बाज़ार के जितने भी खाने वगैरह हैं, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए।
तो ये भी हेपेटाइटिस बी सी को हमें सेफ रखने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। तो जी अब बात कर लेते हैं हम लैब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि हमें लैब इन्वेस्टिगेशन, लेबॉरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट किस टाइम पर करवाने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट इनमें रिक्वायर्ड होते हैं हेपेटाइटिस बी सी के हवाले से। तो चूँकि मेरा ताल्लुक एक प्राइवेट लैब से भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा रखता हूँ लैब टेस्ट के हवाले से। तो जैसे मैंने अलामात बताई थी कि आँखों के पीछे या आँखों के नीचे हल्के बनना शुरू हो जाते हैं, आँखें पीली हो जाती हैं, चेहरा पीला है, जो नाखून है वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, बाजू यानी कि अगर पीलापन पाया जा रहा है, पेशाब में भी पीलापन है और उसमें स्मेल भी ज़्यादा आ रही है। तो इन अलामात के अंदर सबसे पहले जो है ना, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एंटी HCV HBS AG, वायरल मार्कर भी इसको कहते हैं, हेपेटाइटिस बी सी उर्दू में बिल्कुल सिंपली कह लें। तो ये 2 टेस्ट जो है हमें सबसे पहले बेसिक टेस्ट हैं, ये बल्कि साल 6 माह बाद जो है ना हमें रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। खुदा ना खास्ता जितनी मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं, अगर हमारा उधर ग्रिप कम थी, हम उधर लापरवाही कर गए हैं, नेग्लिजेंसी है, तो फिर हमें जो है ना ये 6 माह बाद अगर जो टेस्ट मैंने भी बताए हैं वायरल मार्कर, या आप इस हेपेटाइटिस बी सी सिंपली किसी भी लैब पर, जैसे मैंने 3 लैब का पहले जिक्र किया है, मेरा तो मशवरा यही है कि अच्छी लैब से आप टेस्ट करवाएं। छोटी लैब से करवाएंगे, उस स्ट्रिप पे करेंगे, उसकी ना वो मिकदार लिखी होती है कट ऑफ वैल्यू, ऐसे ही उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव की रिपोर्ट दे देनी है, ना डॉक्टर सेटिस्फाइड होंगे जो अच्छे डॉक्टर हैं, और ना कम अज़ कम मरीज़ खुद सेटिस्फाइड होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे थोड़ी सी भी अलामत आप में शुरू हों, तो सबसे पहले 2 टेस्ट आपने करवाने हैं। अगर अल्लाह करे वो क्लियर आ जाएँ, फिर तो टेंशन की इतनी बात नहीं है। जस्ट वो लीवर थोड़ा-सा आपका डिस्टर्ब है, उसकी मेडिसिन खाएँ, किसी डॉक्टर से राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम कर देगा। अगर खुदा ना खास्ता वो पॉजिटिव आ जाता है, फ़र्ज़ कर लें अगर हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आ गया है, तो इट्स मीन कि वो वायरस तो पेशेंट के अंदर है, लेकिन साथ उसकी कट ऑफ वैल्यू लिखी होती है भी स्ट्रांगली पॉजिटिव है या वीकली पॉजिटिव है। तो अगर 1 से ज़्यादा है, मिसाल 8, 10, 15, 20 तक है, तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो इसके बाद जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट या ये जो सामने भाई बैठे हुए हैं तो ये इन्फेक्टेड हो गए और इनका इलाज किया जाए। इलाज के लिए जितने भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, वो सबसे पहले PCR करवाते हैं। फर्स्ट टाइम जो है अक्सर डॉक्टर क्वांटिटेटिव करवाते हैं और अक्सर अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है क्वालिटेटिव भी करवा लेते हैं। इन दोनों में जो डिफ़रेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटेटिव में वायरस की एक्टिवेशन का पता चलता है। स्क्रीनिंग में तो हमें ये पता चल गया है भी पॉज़िटिव है और इतनी कट ऑफ वैल्यू से पॉज़िटिव है। लेकिन हेपेटाइटिस सी का क्वालिटेटिव हमें करवाने से ये पता चलता है कि ये जो वायरस अंदर ज़िंदा तो है, आया ये लीवर को डिस्टर्ब भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है, फिर मेडिकेशन की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब वो बात नहीं है, इंशाल्लाह अब तो 2 से 3 माह के अंदर ये इसका ट्रीटमेंट करते हैं और मरीज़ अल्लाह पाक उसे सेहत दे देता है। अगर तो यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि उसको अगर पॉज़िटिव है हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग के अंदर ELISA मेथड में, और वो PCR के अंदर आता है नॉट डिटेक्टिव, फिर उस मरीज़ को इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस के हवाले से जो सिम्पटम्स हैं, पीलापन है, उसकी तो इलाज की ज़रूरत उसे पड़ जाएगी। लेकिन हेपेटाइटिस के हवाले से उसे ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मेडिसिन देने के बाद भी वो नॉट डिटेक्टिव ही करना होता है। अगर खुदा ना खास्ता वो डिटेक्टिव है, डिटेक्टेड आ रहा है, तो फिर उसको जो है ना मेडिसिन की ज़रूरत है। जो सेकंड टेस्ट मैंने आपको बताया क्वांटिटेशन, तो उसमें ये पता चलता है कि मरीज़ के अंदर कितने % वायरस है। और ये वायरस वाली जो बात है, अगर PCR क्वालिटेटिव डिटेक्टेड है, तो परसेंटेज वाला जो टेस्ट है दूसरा क्वांटिटेशन, उसमें फिर अगर वो नॉट डिटेक्टेड है क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेशन में उसका जो है परसेंटेज नहीं आएगी। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप दोस्तों को सारी बात मेरी अच्छी से समझ आ रही होगी। यानी परसेंटेज तब आएगी ना जब वायरस एक्टिवेट है, अगर वायरस ही एक्टिवेट नहीं है परसेंटेज नहीं आएगा। तो ये तो 2 टेस्ट हो गए हैं यानी कि PCR के हवाले से। और अगर मिसाल के तौर पे नॉट डिटेक्टिव आ रहा है, तो फिर हमें LFT ज़रूर करवा लेना चाहिए। LFT मीन लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें जो है हमें डिटेल में ALT, AST, टोटल ब्यूरिक अल्कलाइन फास्फेट, इन चीज़ों का हमें जो है ना बेसिक सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, डॉक्टर भी समझ जाता है और अच्छे से इलाज कर सकता है। खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट हेपेटाइटिस की तरफ चला गया है और वो डिटेक्टिव या नॉट डिटेक्टिव दोनों में से किसी एक में मसला आ गया है, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो अक्सर डॉक्टर फिर उसका AFP ब्लड टेस्ट भी लिखते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ट्यूमर से रिलेटेड होता है। अल्लाह ना करे कि हेपेटाइटिस तो पेशेंट में है, लेकिन उसमें ये देखा जा रहा होता है कि उसमें जो ट्यूमर है, AFP में कह रहा हूँ अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन्स,
तो ये कैंसर से रिलेटेड एक टेस्ट होता है, इसमें भी वैल्यू आ जाती है कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो इससे भी जो है हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं, हम अच्छे तरीके से उन्हें डील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या मामलात हैं। लेकिन मैं थर्ड टाइम फिर एक बार आप दोस्तों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप टेस्ट करवाएं, अच्छी लैब से करवाने हैं, आगा खान, शौकत खानम या फिर चुगताई लेबॉर्ट्री। इन तीनों लैब्स की रिपोर्ट कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, कर्नल रिजेक्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन लोकल लैब की निस्बत इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन यह कि इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है, उसमें डाउट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अक्सर हकीम लोग वो बताते थे ऐसे नब्ज़ चेक किए हमने, डॉक्टरों के पास टाइम है ना, मरीज़ के पास इतना टाइम होता है। सारा जो ट्रीटमेंट का जो इन्हसार है वो सारे लैब रिपोर्ट्स पर होता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तमाम चीज़ें कर दीजिए। और अगर सदका जारिया समझकर शेयर करना चाहें ताकि और दोस्तों का भी यानी फ़ायदा हो सके, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियो जो है ना वो अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।